अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैबिनेट आवर में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान अली जन्नत। मैं हूं आपके साथ नाजिया खान। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइन से। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में विफाकी काबीना का इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर। मयारी आला तालीम का फरोग हमारी तरजीह है। जामियात वर्चुअल तालीम पर भरपूर तवज्जो दें। हमें तलबा को असर हाजिर की ज़रूरियात के मुताबिक तरबियत देना होगी। ख़वातीन को तालीम के शोबे में मौक़े देकर तरक्की के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। उज़्बेक वफ़द से मुज़ाकरात में रवाबित के फ़रोग़ से मुताल्लिक बात हुई। दोनों ममालिक ने मुश्तरका सिक्योरिटी कमीशन से मुताल्लिक तारीखी प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए हैं। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान मिलकर काम करेंगे। मुस्तकिल अमन से अफगानिस्तान रवाबित के फ़रोग़ का मरकज़ बन जाएगा। मुशीर क़ौमी सलामती डॉक्टर मोइज यूसुफ की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हालिया बहरान में जिम्मेदारी और एहतियात का मुजाहरा करने पर वजारत इत्तलात की जानिब से मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मीडिया अगर ऐसे बहरानों में जिम्मेदारी का मुजाहरा न करे तो हुकूमतों की मुश्किलात बहुत बढ़ सकती हैं। सच जिम्मेदारी के साथ बयान करना ही सहाफत है। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट। और T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान अपना चौथा मैच आज नामीबिया के खिलाफ अबू धाबी में खेलेगा। मुकाबला शाम 7 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कामयाबी की सूरत में ग्रीन शर्ट्स सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। शायकीन क्रिकेट के लिए पीटीवी का CDA के ताबन से F9 पार्क में बड़ी स्क्रीन पर मैच दिखाने का इंतजाम। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ेंगी खबरों की तफसील की जानिब एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB बैंक फॉर लाइफ। कैबिनेट आवर में नाज़रीन, सबसे पहले आपको आगाह करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में विफाकी काबीना का इजलास हुआ है और इस इजलास से मुताल्लिक आपको आगाह करें कि इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर किया गया है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में विफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जारी है। इस इजलास में जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में इस वक्त जारी है, उसमें एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान सदारत कर रहे हैं। विफाकी काबीना का इजलास उनकी ज़ेर सदारत हो रहा है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि कौमें जहनों से बनती हैं। हम अपनी फहम और दानिश से हर तरह के चैलेंज से निबत आजमा और वसाइल को ब्रुए कार ला सकते हैं। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि हमारा मकसद रोजी कमाना नहीं बल्कि मुआशरे की इस्लाह और तरक्की होनी चाहिए। तफसील जानेंगे असद यार खान से। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि होनहार तालिब इल्म हमारा कीमती असासा है। पाकिस्तान अपने बासलाहियत नौजवानों से तवक्को करता है कि वो मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करें। आजकल तो इंटेलेक्चुअल दौर की तरक्की है। कौमें जहनों से बनती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं बनती। नेचुरल रिसोर्सेज एक रास्ता बन जाते हैं। जहां हम रिसोर्सेज की बात करते हैं वहां आज सबसे बड़ा रिसोर्स इंटेलेक्ट है और उस इंटेलेक्ट का कंटेनर जो है वो इंसान है। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की एक्सेलेंस का कोई मयार है और रैंकिंग है तो वो आपकी एग्जिट लेवल पर है। असल मकसद इस बात का है कि आप एलीट हैं और अगर एलीट कौम को नहीं उठाएगी तो फिर कौन उठाएगा। इससे मैं रोक नहीं रहा आपको कि आप रोज़ी कमाएं। रोज़ी एक रास्ता है मगर रोज़ी एक मकसद नहीं है। सदर मुमलिकत ने कहा कि म्यारी आला तालीम का फ़रोग़ हमारी तरजीह है।
जामियात वर्चुअल तालीम पर भी भरपूर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि कौमी तरक्की के लिए हमें अपनी सोच को बदलना है। ऐसे वक्त में जब दुनिया में फेक न्यूज की झलकार है तो हमें ब्रांड पाकिस्तान के लिए अखलाकियात के आला मेयार कायम करना है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली ने बताया कि यूनिवर्सिटी में नौजवानों की सहूलत के लिए कामयाब जवान मरकज और बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर कायम किया गया है। CPAC के तहत सेंट्रलाइज्ड हाई टेक लैब पर काम जारी है, जबकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पर भी 70% काम मुकम्मल हो चुका है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने यूनिवर्सिटी के चांसलर की हैसियत से मुख्तलिफ शोबों में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को मेडल्स दिए। पाकिस्तान की जामियात में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का शुमार पहले और एशिया की 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में होता है, जबकि इसकी फैकल्टी दुनिया में रैंकिंग के एतबार से 28वें नंबर पर है। इस मौके पर नेचुरल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज और सोशल साइंसेज के तलबा और तालिबात को डॉक्टर्स ऑफ फिलॉसफी, मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी, मास्टर्स ऑफ साइंस और बैचलर्स ऑफ साइंस की असनाद दी गई। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, विफाकी वज़रा चौधरी फवाद हुसैन, शफ़क़त महमूद, खुसरो बख्तियार और तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज चौधरी ने शिरकत की है। इजलास में पार्टी उमूर के हवाले से तफसीली मुशावरत की गई है। नाज़रीन, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुश्तरका सिक्योरिटी कमीशन के तारीखी प्रोटोकॉल पर दस्तखत हुए हैं। सिक्योरिटी कमीशन प्रोटोकॉल दोनों मुल्कों के दरमियान सलामती के हवाले से बाहमी दिलचस्पी के शोबों में काम करेगा। इसी बारे में तफसील जानते हैं नमराज सोहेल की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुश्तरका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के पहले इजलास के बाद इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मुईद यूसुफ ने बताया कि पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान सिक्योरिटी कमीशन प्रोटोकॉल पर दस्तखत हुए हैं, जिससे इलाकाई रवाबित में इस्तेहकाम मुमकिन होगा। दोनों ममालिक बहुत से सिक्योरिटी के एरियाज़ में मिल के काम करेंगे। इसमें ट्रांसनेशनल क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग का जो मामला है, मुनशियात का, उसके अलावा दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कोऑपरेशन और फिर एक दूसरे की कैपेसिटी बिल्डिंग, जिस पे आगे वर्किंग ग्रुप्स की शक्ल में हम काम करेंगे। डॉक्टर मुईद यूसुफ ने कहा कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का मौक़िफ़ एक है। दोनों ममालिक का यही मौक़िफ़ है कि अफ़गानिस्तान की आवाम की खातिर इस वक्त कोऑर्डिनेट करके सारी दुनिया को इंगेज करना चाहिए जो अफ़गानिस्तान की इस वक्त हुकूमत है। अफ़गानिस्तान में कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की शक्ल ना बने। जंग की सूरत हाल की वजह से आपने खुद देखा है कि उसका डायरेक्ट नुकसान पाकिस्तान को होता है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अफ़गानिस्तान से डिसएंगेज करने की। हम चाहते हैं कि दुनिया उनको सपोर्ट करे ताकि आम अफ़गान जो है उसके लिए मसाइल न बढ़ें। भारत में होने वाली कौमी सलामती के मुशीरों की कॉन्फ्रेंस के बारे में एक सवाल के जवाब में डॉक्टर मुईद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान भारत में कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि एक स्पॉइलर आम का दाई नहीं बन सकता। इससे पहले पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुश्तरका सलामती कमीशन से मुतालिक तारीखी प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए गए, जिसके बाद पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुश्तरका सिक्योरिटी कमीशन का पहला इजलास भी मुनक्किद हुआ। इजलास में दोनों बरादर ममालिक ने दो तरफा और इलाकाई सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने का अज़्म किया। इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत डॉक्टर मुईद यूसुफ और उज़्बेक वफ्द की क़यादत उज़्बेक सिक्योरिटी स्टेट सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल विक्टर मखमदोव ने की। इस मौके पर डॉक्टर मुईद यूसुफ और लेफ्टिनेंट जनरल मखमदोव के दरमियान 1-on-1 मुलाकात में उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इलाकाई सलामती की सूरत हाल, इक़्तिसादी राब्ते और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। विफाकी वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि सच जिम्मेदारी के साथ बयान करना ही सहाफ़त है। अपने ट्वीट में विफाकी वज़ीर ने कहा कि हालिया बहरान में पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस जिम्मेदारी और एहतियात का मुजाहिरा किया, इस पर वज़ारत इत्तलात की तरफ से मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। अगर मीडिया ऐसे बहरानों में जिम्मेदारी का मुजाहिरा न करे तो हुकूमतों की मुश्किलात बहुत बढ़ सकती हैं।
नाज़रीन, वज़ीर ममलकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की एक्सपोर्ट पर खुसूसी तवज्जो के बायस कोरोना के बावजूद बरामदात में इजाफा हो रहा है। वज़ीर ममलकत ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि जुलाई से अक्टूबर बरामदात का हजम 9.5 अरब डॉलर है। बरामदात का हजम पिछले साल से 25% ज़्यादा है। फ़ारूक हबीब ने कहा कि अक्टूबर में बरामदात 17.5% इजाफे के साथ 2.471 अरब डॉलर रहीं, जो किसी भी अक्टूबर के माह का सबसे बुलंद रिकॉर्ड है। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़रा कामरान खान बंगश और अरशद अयूब खान ने अपने ओहदों का हलफ ले लिया है। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर शाह फुरमान ने उनसे हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी गवर्नर हाउस पेशावर में हुई, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई वज़रा समेत आला सूबाई हुक्काम ने शिरकत की है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद कहते हैं कि हुकूमत को मुल्क के मुफाद में मुश्किल फैसले भी करना पड़ते हैं। कोरोना वायरस दुनिया भर की मईशत पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर शफ़कत महमूद ने कहा कि MD कैट एक अहम कदम है जो PMC और हुकूमत ने एक खालिस मेरिट पर मबनी सिस्टम अपनाने की जानिब बढ़ाया है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि बहैसियत डॉक्टर ये हमारी जिम्मेदारी है कि इंसानियत की खिदमत के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आबादी के तनासुब से डॉक्टर्स की कमी है। और नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चमन बॉर्डर खोलने से मुताल्लिक मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और बाब दोस्ती आज से खोल दिया गया है। कस्टम हुक्काम के मुताबिक बाब दोस्ती पर दो तरफा तिजारत और पैदल आमदोरफ्त बहाल कर दी गई है। पहले मरहले में अफगानिस्तान में फंसे खाली पाकिस्तानी कंटेनर्स बाब दोस्ती से पाकिस्तान दाखिल हुए, जबकि अफगान ट्रांजिट फल सब्जियों के ट्रक अफगानिस्तान में दाखिल हो गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों और अफगान शहरियों की पैदल आमदोरफ्त भी शुरू हो गई है, जो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। पाकिस्तानी हुकूमत ने चमन बॉर्डर खोलने के बाद अफगान शहरियों के लिए 31 दिसंबर 2021 तक वीज़ा फीस मुआफ़ी का भी ऐलान किया है। चमन बॉर्डर गुज़श्ता 28 दिनों से अफगानिस्तान की जानिब से बंद था, जिसके बाइस मुसाफिरों और ताजरों को मसाइल का सामना था। नाज़रीन, अफगानिस्तान में दारुल हुकूमत काबुल में मिलिट्री हॉस्पिटल के दाखिली दरवाजे पर 2 खुदकुश बम धमाकों में मुतादिद अफराद की हलाकतों का खदशा है। अफगान वज़ारत इत्तलात के नायब तर्जुमान बिलाल करीमी के मुताबिक धमाके सरदार मोहम्मद दाऊद खान हस्पताल के दाखिली दरवाजे पर हुए। इत्तलात के मुताबिक पहला धमाका मिलिट्री हस्पताल के दाखिली दरवाजे पर हुआ। धमाके के बाद अफगान स्पेशल फोर्सेज और अस्करियत पसंदों के दरमियान मुकाबला जारी था कि हस्पताल के हॉल में एक और धमाका हो गया। तालिबान सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया है। बिलाल करीमी ने वाज़ेह किया है कि तमाम हमला आवर हलाक हो चुके हैं, जबकि हमला आवरों के बाकी मांदा साथियों की तलाश भी जारी है। और अफगानिस्तान में रेडियो पुलिस कई महीनों की बंदिश के बाद दोबारा बहाल कर दिया गया है। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान सईद खोस्ती ने काबुल में रेडियो सेंटर का दौरा किया और नशरियात की बहाली का ऐलान किया। इस रेडियो स्टेशन से पुलिस के मसाइल, शहरियों में ट्रैफिक की रवानी, अमन अमा पर बातचीत और आगाही के प्रोग्राम नशर किए जाते हैं। इस मौके पर तर्जुमान वज़ारत दाखिला ने कहा कि हम मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं और हर उस इक़दाम की हिमायत करते रहेंगे जो एक आज़ाद मीडिया और मुस्बत सोच को परवान चढ़ाता हो। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर मीडिया का है और हम अफगानिस्तान में ऐसा मीडिया चाहते हैं जो इस्लामी निज़ाम के ऐन मुताबिक हो। मज़ीद स्टोरीज भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। 1 मिनट में नए रिश्ते जुड़ जाते हैं। एक इंसान बेहतरी ला सकता है और एक अकाउंट से जिंदगी बदल सकती है। MCB वन करंट अकाउंट, सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे फ्री डेबिट कार्ड, फ्री चेक बुक, फ्री मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स और बहुत कुछ। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB, बैंक फॉर लाइफ।
ब्रेक के बाद कैबिनेट आर में एक बार फिर से खुशामदीद। आगे बढ़ते हुए खबर आप तक पहुंचाएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम की सजा से इस्तिस्ना के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाना और ऐसा माहौल फराहम करना है जहाँ सहाफ़ी बिला खौफ व खतर अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे सकें। दुनिया के तमाम शोबाह ज़िंदगी की तमाम तर खबरें पहुँचाने में सहाफ़ियों का अहम किरदार है, जो अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर खिदमात सर अंजाम देते हैं, चाहे वो कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत हो या फ़लस्तीन में जारी इसराइली मजालिम हो। इजहार राय की आज़ादी हमेशा एक अहम मसला रहा है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि यकसा निसाब तालीम का निसाब मौजूदा हुकूमत का अहम इक़दाम है। सरकारी और निजी तालीमी इदारों में यकसा निसाब से मुकाबले की फ़ज़ा पैदा होगी। उन्होंने कहा कि इंसाफ, सेहत और तालीम शहरियों का हक है। मुआशरे में इंसाफ और तालीम की फराहमी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कोरोना का पूरी कौम ने मिलकर मुकाबला किया है। नाज़रीन, महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में डेंगू के 494 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर से डेंगू के 370, रावलपिंडी की बात करें तो वहाँ 42, गुजरावाला से 18, फैसलाबाद में 13, मुल्तान 6, सरगोदा और शेखुपुरा में 4, साहिवाल, अटक और कसूर से 4, जबकि नारोवाल, बहावल नगर से 3 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ पंजाब भर में डेंगू बुखार के बायस 3 अफराद जाँ बहक हुए। सूबे भर के हस्पतालों में डेंगू के 2535 मरीज दाखिल हैं। लाहौर में डेंगू के 875 मरीज दाखिल हैं। पंजाब में डेंगू के लिए मुख्तस किए गए 2535 बिस्तरों पर मरीज ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से लाहौर में 1660 मुख्तस किए गए बिस्तरों पर डेंगू के मरीज ज़ेर इलाज हैं। नाज़रीन, हुकूमत की मौसर पॉलिसियों के बायस कोरोना में दिन ब दिन वाज़ेह कमी देखने को मिल रही है। मुल्क भर में कोरोना से एक दिन में 10 अफराद जाँ बहक, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 28,466 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 39,296 नए टेस्ट किए गए और 457 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अब तक 12,22,987 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। पंजाब में 12,924, सिंध में 7,569, खैबर पख्तूनख्वा में 5,751, इस्लामाबाद में 940, बलूचिस्तान में 356, गिलगित बल्तिस्तान में 186 और आज़ाद कश्मीर में 740 मरीज जान से हाथ धो बैठे हैं। नाज़रीन, लोगों को बआसानी कोरोना वैक्सीन की फराहमी के लिए महकमा सेहत पंजाब की जानिब से मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट्स कायम किए गए हैं। तफसील जानते हैं हसन तारिक भट्ट से। मुल्क भर में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन का अमल तेज़ी के साथ जारी है और कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को वैक्सीनेट करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, महकमा सेहत पंजाब की जानिब से ये पर्पस बिल्ड मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट है। इसको रावलपिंडी के अंदर डिप्यूट किया गया है। इस किस्म के कुल 20 मुख्तलिफ मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट्स हैं, जिनको सूबा भर के अंदर महकमा सेहत पंजाब की जानिब से डिप्यूट किया गया है और इसका मकसद यही है कि लोगों को बआसानी जो है वो वैक्सीनेशन तक रसाई फराहम की जा सके। अगर हम थोड़ा सा वैक्सीनेशन के स्टैट्स के ऊपर बात करें तो मुल्क भर में 71.3 जो हैं वो फर्स्ट डोजेज लगाई जा चुकी हैं। इस तरह 41.31 मिलियन जो हैं वो सेकंड डोजेज हैं और कुल 105.88 मिलियन जो हैं वो टोटल डोजेज कोरोना वैक्सीनेशन की लगाई जा चुकी हैं। अगर हम लास्ट 24 आवर्स की बात करें तो मुल्क भर में 4,81,000 से ज़ायद जो हैं वो फर्स्ट डोजेज हैं। इसी तरह 5,51,000 से ज़ायद जो हैं वो सेकंड डोजेज हैं और टोटल 9,70,000 से ज़ायद जो हैं वो टोटल डोजेज लगाई जा चुकी हैं। और सूबाई वज़ीर डिज़ास्टर मैनेजमेंट पंजाब मियां खालिद महमूद ने कहा है कि पंजाब के तमाम अजला में मुनक्किद होने वाली खुली अवामी कचहरियाँ अवामी खिदमत का बेहतरीन ज़रिया साबित हो रही हैं। शेखपुरा में मीडिया से बात करते हुए मियां खालिद महमूद का कहना था कि खुली कचहरियों की आवाम में मकबूलियत के पेश नज़र अब ये महीने में एक दिन के बजाय 2 दिन लगाई जा रही हैं, जहाँ आवाम रेवेन्यू समेत अपने दिगर मसाइल के हल के लिए रुजू कर सकते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर मैस मूवमेंट ने कहा है कि भारतीय रियासती दहशतगर्दी की वजह से कश्मीरी आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। KMS के मुताबिक मैस मूवमेंट के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन शब्बीर अहमद ने श्रीनगर से जारी बयान में कहा है कि काबिज इंतजामिया ने मकबूजा इलाके में मजीद सख्त पाबंदियां आयद कर दी हैं, जिनसे कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है। शब्बीर अहमद ने कहा कि भारतीय काबिज फौज मकबूजा इलाके में नौजवानों को घर घर तलाशी और मुहासरे के दौरान चुन चुन कर गिरफ्तार कर रही है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और उसके इंसानी हुकूक काउंसिल पर जोर दिया है कि वो कश्मीरियों को भारतीय फौज के मजालिम से बचाने के लिए अमली इक़दामात करे और मकबूजा इलाके की संगीन सूरत हाल का आज खुद जायजा लेने के लिए एक आला वफ़द जम्मू कश्मीर भेजे।
जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा ने नई दिल्ली में शिमाल मशरकी रियासत त्रिपुरा में हिंदू इंतहा पसंदों के मुसलमान मुखालिफ फसादात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और मुजाहिरे का अहतमाम जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तलबा यूनियन ने किया था और मुजाहिरीन ने मुसलमानों के खिलाफ फसादात की मजम्मत की और हिंदुत्वा सियासत के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने पुलिस पर मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी ना करने का इल्ज़ाम लगाया और त्रिपुरा में तशद्दुद के वाक़यात की जामे तहक़ीक़ात का भी मुतालबा किया है। उनका कहना था कि पुलिस मसाजिद और मुसलमानों की अमलाक पर इंतहा पसंद हिंदुओं के हमलों के बारे में मालूमात छुपा रही है। नाज़रीन, पोर्टेबल मीडिया में इनकलाब समझी जाने वाली आईपॉड म्यूजिक प्लेयर को दुनिया भर में आए 20 साल हो गए हैं। आईपॉड ने लोगों के तर्ज ज़िंदगी के साथ मौसीकी की सनत को भी हमेशा के लिए बदल दिया है। आइए तफसील जानते हैं शाहरुख शफी की इस रिपोर्ट में। किसी भी जगह किसी भी वक्त मौसीकी से लुत्फ अंदोज होने का मौका देने वाली पोर्टेबल मीडिया डिवाइसेस की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारफ़ कराने और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट देने के इख्तियार के हवाले से आज एक दफ़ा फिर जो है गुफ्तगू हुई है। और आज जिस तरह से आपको मालूम है जो इत्तेहादी हैं उनके साथ भी बाद में काबीना के बाद मुलाकात हुई, जिसमें हमने इत्तेहादियों को जो हमारी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर एतमाद में लिया है। जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से और इंतखाबात के हवाले से हमारे जो इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पे हमने इत्तेहादियों को एतमाद में लिया है। एक 49 नुकात पर मबनी जो हमारा एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का आइडिया है वो हमने अपना इत्तेहादियों के सामने पेश किया है। और इत्तेहादियों ने, जिसमें PMLQ, MKM शामिल है, उसके ऊपर उनको मज़ीद ब्रीफिंग भी जो है वो दी जाएगी और उनसे हमने तायद भी मांगी है अपने इंतखाबी इस्लाहात के एजेंडे के लिए, जो उन्होंने ग्रेशियसली जो है वो दी है। और उन्होंने कहा है कि वो इस एजेंडे में वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इलेक्शन के जो इस्लाहात हैं उसके ऊपर हमारी जो एक बड़ी कंसिस्टेंट पोजीशन है वो चली आ रही है। और हम ये समझते हैं कि जब तक आप इलेक्शन का सिस्टम जो है उसको हम एक शफाफ नहीं कर लेते, पाकिस्तान में जमहूरियत का जो एक जिसके ऊपर जो एतराज़ात हैं इलेक्शन पे, उसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है और उसी सिलसिले में हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उसके बाद जो काबीना को ब्रीफिंग दी गई उसमें जो अशिया की जो इस वक्त तकाबली अशिया, ज़रूरी अशिया की जो तकाबुल है वो किया गया है। उसमें एक तो हम तकाबुल करते हैं पिछले हफ्तों के साथ, और अब हमने साथ सिलसिला ये भी किया है कि जो रीजनल ममालिक हैं, रीजनल ममालिक से हमारी मुराद ये है कि हिंदुस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान और अगले हफ्ते से शायद श्रीलंका भी इसमें शामिल हो जाएगा, इन ममालिक से तकाबुल करते हैं हम अपनी अशिया का। और आज भी जो सूरत हाल जो है वो पेश की गई उसमें ये बताया गया है कि जो हमारी पाकिस्तान में जो बुनियादी अशिया है वो इस रीजन में अब भी सबसे ज़्यादा जो है वो सस्ती हैं। तेल जो है वो पाकिस्तान, जो तेल जहाँ पे पैदा नहीं होता उन ममालिक में पाकिस्तान में तेल इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो सस्ता है। और जिस तरीके से इस वक्त कीमतें ऊपर जा रही हैं उनमें हमारा जो है वो देखना पड़ेगा कि कितनी देर हम तेल की कीमतों को सस्टेन रख सकते हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि जो पाकिस्तान में वीट फ्लोर पर केजी 60 रुपये 9 पैसे का है, हिंदुस्तान में ये इस वक्त 83 रुपये का है, बांग्लादेश में भी 83 रुपये का है और अफ़गानिस्तान में 73 रुपये 50 पैसे का है। जो पल्स ग्राम जो है वो यानी जो मूंग ग्राम जो है पल्स यानी जो चना है वो 146 रुपये 77 पैसे का पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में ये 166 रुपये का है और बांग्लादेश में 224 रुपये का है। इसी तरीके से जो माश की दाल है वो पाकिस्तान में 245 रुपये 245 रुपये 84 पैसे की है पर केजी, हिंदुस्तान में ये 244 रुपये की है, बांग्लादेश में ये 334 रुपये की है और अफ़गानिस्तान में 214 रुपये की है। इसी तरीके से जो प्याज है वो पाकिस्तान में 47 रुपये
14 पैसे का आ रहा है इस वक्त 1 kg। हिंदुस्तान में 95 रुपये का है, बांग्लादेश में 121 रुपये का। चिकन जो है वो पाकिस्तान में 254 रुपये 92 पैसे का है, जबकि हिंदुस्तान में इस वक्त 438 रुपये का है पर केजी, और इसी तरह बांग्लादेश में 324 रुपये का है। पेट्रोल जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में 138 रुपये 73 पैसे का है, हिंदुस्तान में 258 रुपये का है, और बांग्लादेश में 180 रुपये का। तो ये आपको सिर्फ बताने के लिए कि इस वक्त हमारी रीजन में, और ये वो ममालिक हैं जहाँ पे गुर्बत की शरह भी, अभी जो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट की उन दोनों में ये पता चला कि वो हमसे ज़्यादा है। तो गुर्बत की शरह भी हमसे ज़्यादा है और कीमतें भी आप देख रहे हैं कि वो वहाँ पे कितनी ज़्यादा है। अच्छा, जो इस वक्त जो प्राइमरी प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो पंजाब और सिंध की जो कीमतें हैं उनमें बड़ा फ़र्क है। वीट फ्लोर जो है वो रावलपिंडी में इस वक्त 1100 रुपये का मिल रहा है, और कराची में ये 1470 रुपये का बैग है 20 kg का। रावलपिंडी में इस वक्त 1100 जो है रुपये का ये मिल जाता है, और जो इस वक्त कराची में 1470 रुपये का है। चीनी जो है वो इस वक्त पंजाब में 90 रुपये kg पे है, और जो कराची है वहाँ पर 120 रुपये का है। इसी तरीके से जो मूंग की दाल है वो पंजाब में 148 रुपये की है, और कराची में 196 रुपये की है। इसी तरीके से जो पल्स है, ये जो ग्राम है वो 153 रुपये की है यहाँ पे, और कराची में 164 रुपये की है। सो बुनियादी तौर के ऊपर मैं एक इसका जो मकसद है आपको बताने का वो ये है कि मसला ये हो रहा है कि जो सिंध की हुकूमत है उसने जो कंट्रोल करना है प्राइसेस के ऊपर वो उनसे नहीं हो पा रहा। हमने पहले भी किया, उन्होंने गंदम की पहले गंदम खरीदी नहीं, फिर गंदम की रिलीज़ लेट कर दी, जिसकी वजह से पूरा हमारा जो SPI है वो मुतासर हो जाता है। तो मैं बिलावल साहब से ये कहूँगा कि आइंदा जब महंगाई के ऊपर वो जुलूस निकालें तो मुराद अली शाह साहब की जो चीफ मिनिस्टर हाउस है उसके सामने पीपल्स पार्टी जुलूस निकाला करे, ताकि पता भी हो कि कौन जिम्मेदार है और क्यों ये महंगाई हो रही है। सो एक तो मैं ये समझता हूँ कि सिंध हुकूमत जो है उसको अपने जो इंतज़ामी मामलात हैं उनके ऊपर दोबारा नज़र डालने की ज़रूरत है। इस वक्त उनकी वजह से पूरा जो कराची और सिंध का बाकी जो तमाम इलाके हैं सिंध के, वो इस वक्त बड़ी मुश्किल का शिकार हैं, और उनको अपनी जो इंतज़ामी नौइयत और हैयत है उसमें इजाफे करने की ज़रूरत है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। इसके बाद वजारत कॉमर्स मिनिस्ट्री ने और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने जो खाली असामियाँ हैं उसके हवाले से ब्रीफिंग दी, और इस वक्त जो इदारे कॉमर्स ने कहा है कि जो या तो ख़त्म किए जा रहे हैं और या उनके ऊपर जो है वो जो अपॉइंटमेंट्स का मामला है वो चल रहा है। और वजारत इत्तलात में भी कुछ इदारे हम PMDA के तहत ख़त्म करना चाह रहे थे, वो PMDA डिले हो गया है, तो अब हम उसके ऊपर प्रोसेस जो है वो हम शुरू कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आज मामला हुआ है वो एक्विजिशन का है, जिसमें हमने नई पॉलिसी जो इसकी हमारे यहाँ है इस वक्त जो एक्विजिशन की पॉलिसी चल रही है, बहुत सारी दुनिया इस वक्त इससे पहले ये किया गया कि लोगों से ज़मीनें लेकर उनके ऊपर हाउसिंग कॉलोनीज़ बनाई गई। वफाकी काबीना ने आज एक बहुत अहम फ़ैसले में जो वफाकी हुकूमत का जो इख्तियार था कि वो लैंड एक्वायर कर सकते हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने के लिए, वो उसको ख़त्म कर दिया है, और अब वफाकी हुकूमत लैंड एक्विजिशन नहीं करेगी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने के लिए, क्योंकि ये कोई तुक नहीं बनती कि आप लोगों से ज़मीनें छीनते फिरें हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने के लिए, लिहाजा इसको रोक दिया गया है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पैकेज, इसके तहत 2-2 प्लॉट्स जो हैं वो बहुत सारे लोगों ने लिए हैं, और वज़ीर आज़म साहब ने, मैं आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने डिस्क्रिशनरी जो पैसा जो वज़ीर आज़म के था किटी में, उन्होंने वो भी ख़त्म किया था। नवाज़ शरीफ और इससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में अरबहा रुपया जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने अपनी डिस्क्रिशनरी या सवाबदीदी फ़ंड के नाम के ऊपर जो है वो लोगों में डोल आउट किया था। इमरान खान ने 1 रुपया भी अपनी सवाबदीदी फ़ंड से
جو ہے وہ نہیں لیا، نہ ہی کہیں خرچ کیا، اور اب انہوں نے اپنی جو مکمل طور کے اوپر، یعنی ایک یہ پہلے ڈیفیکٹو تو ہم پہلے ہی اس کے اوپر چل رہے تھے، اب انہوں نے قانونی طور کے اوپر بھی وزیر اعظم پیکج جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، لہٰذا کسی بھی شخص کو اب جو پلاٹس ہیں وہ وزیر اعظم نہیں دے سکے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم جو فیصلہ ہے، اس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اس کے جو امپلائیز ہیں صرف وہ ہی FGHA لمیٹڈ کے جو اکاؤنٹ ہیں، یعنی فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی کی جو پروگرامز ہیں اس میں صرف فیڈرل گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہیں ان کا حصہ ہوگا، اور وزیر اعظم، کابینہ اور دیگر تمام لوگوں کی جو ڈسکریشن ہے کہ جس کے تحت وہ مختلف لوگوں کو پلاٹ بانٹتے تھے، وہ ختم کر دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کابینہ نے جو تمام ادارے ہیں اور جو تمام ہمارے اس کے اوپر جو پلاٹس جس طریقے سے بانٹے گئے ہیں اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک جو کمیٹی بنائی گئی ہے جو اسٹیبلشمنٹ، فائننس اور ہاؤسنگ کے منسٹریز کے اوپر مشتمل ہوگی، جس کا کام یہ ہوگا کہ وہ ایک پالیسی کریٹ کرے گی کہ جس طرح سے ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں ان کے اندر جو آفیسرز ریٹائر ہوتے ہیں ان کو ایک باقاعدہ نظام کے ذریعے پلاٹس ملتے ہیں، اور وہ ان کی جو نوکری ہے اس کی پرکس ہیں، ان کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو ادھر یہاں پہ جو بیوروکریسی ہے یہاں پر کوئی کسی کا اس طرح کے اصول وضع نہیں ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بندر بانٹ ہوتی ہے، اور جو حکومت کے منظور نظر افسران ہیں ان کو پلاٹس ملتے ہیں، جو منظور نظر افسران نہیں ہیں ان کو نہیں ملتے ہیں۔ لہٰذا اس کے اوپر وہ جائزہ لیں گے اور ڈیفنس کی جو پالیسی ہے اس کو انکارپوریٹ کریں گے، اور ایک منظم طریقے سے جو الاٹمنٹس ہیں اس ہاؤسنگ کی ان کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ اب یہ تینوں جو کمیٹیز ہیں وہ اس کو دیکھیں گی۔ اس کے ساتھ کابینہ نے ایک اور جو فیصلہ کیا ہے کہ جو لگژری کارز جن کو پرانی جو گاڑیاں تھیں جن کو ونٹیج کار کہا جاتا ہے، تاریخی کار، پرپوزل تھی کہ ان کے اوپر جو ڈیوٹی ہے وہ 1 سال کی جو کے لیے جو ہے وہ معطل کر دی جائے، اور ونٹیج کارز جو ہیں وہ امپورٹ کر سکیں گے لوگ۔ کابینہ نے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور ونٹیج کارز جو ہیں ان کے اوپر ڈیوٹی کا سٹرکچر جو ہے وہ برقرار رکھا جائے گا۔ وزارت ہاؤسنگ کی درخواست پر رولز آف بزنس 1973 میں ترمیم کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں وزارت خارجہ اور وزارت دفاع اپنے زیر استعمال بلڈنگز کی خود دیکھ بھال کریں گی، اور لیکن انہوں نے اگر کوئی منصوبہ لینا نیا شروع کرنا ہے تو وہ NOC جو ہے انہیں ہاؤسنگ منسٹری سے لینا پڑے گا۔ اسی طرح سے ہاؤسنگ منسٹری جو ہے وہ اپنی بلڈنگز کو اب پرائیویٹ جو کمپنیز ہیں ان کو مینٹیننس کے لیے جو ہے وہ آؤٹ سورس بھی جو ہے وہ کر سکے گی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ شجاع حسن خوارزمی جو ہیں ان کو دوبارہ پاکستان اسٹیل مل کی تعیناتی کے لیے کہ جو CEO کے لیے 1 سال کی ایکسٹینشن جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اسلام آباد اسی طرح سے جو شیخ زاید میڈیکل انسٹیٹیوٹ لاہور کے بورڈ ممبران ہیں ان میں نیا بورڈ جو ہے تشکیل دیا گیا ہے۔ پروفیسر ساجد مقبول، ڈاکٹر راشد نعیم صدیقی، سید نوید امجد اندرابی، محترمہ شرمین احمد خان، عمیر عمر ورک اور نیاز ملک جو ہیں وہ اب بورڈ کے ممبر ہوں گے شیخ زاید میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے۔ اس کے ساتھ پمس کی بھی نیا بورڈ تشکیل دیا گیا ہے، اس میں محترمہ سمینہ رضوان اور محترمہ فرحانہ عظیم جو ہیں وہ اب پمس کے نئے بورڈ میں شامل کی گئی ہیں۔ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ میں جو انٹرنیشنل لیبر کانفرنس کے نے 41 مجوزہ سفارشات پیش کی ہیں جو پاکستان میں لیبر کے لیے، ان کو پارلیمنٹ میں سامنے رکھنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کے زیر اہتمام 13 کمپنیوں کے بورڈز پر ایکس آفیشیو ڈائریکٹرز نامزد کیے گئے ہیں۔ محمد سلمان ملک جو ہیں ان کو چیف ایگزیکٹو آفیسر سینٹرل پاور جنریشن کمپنی، اور تنویر احمد جعفری کو CEO لاکھڑا پاور جنریشن کمپنی کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تعیناتی کے لیے دوبارہ اشتہار دیا جا رہا ہے، اور جنرل ریٹائرڈ جاوید محمود بخاری ریکٹر نسٹ اور انجینئر ریحان عبد الباقی وائس چانسلر انسٹیٹیوٹ اسپیس ٹیکنالوجی کو 2021 اور 24 کی مدت کے لیے پاکستان انجینئرنگ کونسل کا ممبر مقرر کیا گیا ہے۔ ایک اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 28 اکتوبر 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ جو گندم کی امدادی قیمت تھی
اس کو آج بھی بڑی اس کے اوپر ڈیٹیلڈ بحث ہوئی. مختلف صوبوں کی اس کے اوپر مختلف آراء ہیں اور اس کے اوپر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی. آج اس کمیٹی میں خسرو بختیار، شاہ محمود قریشی اور حماد اظہر صاحب کو بھی شامل کیا گیا ہے اور یہ کمیٹی جو ہے یہ دوبارہ اس کو ریویو کرے گی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ گندم کی امدادی قیمت میں زیادہ اضافہ کرتے ہیں تو آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. سو ہم نے ایک بیلنس اچیو کرنا ہے کہ کہاں پہ ان دونوں کو رکھ کے آگے بڑھا جائے. اس کو کچھ دن کے لیے جو ہے وہ اس کو ملتوی کیا گیا ہے اور کابینہ کمیٹی برائے قانون کے 28 اکتوبر 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی بھی منظوری دی گئی ہے. اسی طرح سے فیڈرل گورنمنٹ پراپرٹیز مینجمنٹ اتھارٹی، یہ ایک نئی اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے جس میں تمام جو فیڈرل گورنمنٹ کی پراپرٹیز ہیں وہ مینیج کر سکیں گے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کر سکیں گے. ان کو بہت زیادہ پراپرٹیز فیڈرل گورنمنٹ کی ایسی ہیں جو بہت مہنگی پراپرٹیز ہیں لیکن وہ ضائع ہو رہی ہیں، تو یہ اس کو FGMHA جو ہے جو اس کو دیکھ سکے گا. اسی طریقے سے جو احساس کا پروگرام ہے اس کے اوپر جو ایک نیا آرڈیننس جو ہے وہ لایا گیا ہے اور اس کا جو امپورٹنٹ ڈیسیژن میکنگ ہے، جس طرح سے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ غریب گھرانوں کی کفالت، معاشرتی فلاح و بہبود اور تخفیف غربت کے تمام پروگرامز کو قانونی تحفظ دینے کے لیے کابینہ نے احساس آرڈیننس 2021 کی منظوری دی ہے. کل انشاءاللہ وزیر اعظم قوم سے خطاب کریں گے اور جو ملکی معیشت سے متعلق اہم فیصلے ہیں ان پر قوم کو اعتماد میں لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ریلیف پیکج جو ہے وہ وزیر اعظم انشاءاللہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. اس کے اوپر آج جو احساس پروگرام کی بھی منظوری دی گئی ہے اور انشاءاللہ ملک کی بہت بڑی آبادی جو ہے 53% آبادی جو ہے وہ اس سے مستفید ہوگی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ریلیف پیکج اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیا گیا. ڈاکٹر عنایت حسین صاحب کو ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک تعینات کیا گیا ہے اور اسی طریقے سے نرسنگ کونسل کی انتظامی امور میں بہتری لانے کے لیے کابینہ نے پاکستان نرسنگ کونسل ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دی ہے. جی یہ تھے جی آج کے جی رضوان صاحب، آپ نے قیمتوں کا تبادلی جائزہ پیش کیا. کچھ دن پہلے آپ نے اسٹیٹ سیکٹرز کا بھی تبادلی جائزہ لیا تھا جس میں جو انڈسٹریز ہیں وہ ریکارڈ گروتھ کر رہی ہیں، جو کمپنیز ہیں وہ ریکارڈ منافع کما رہی ہیں. صنعت طبقے کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی تھی کہ وہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. تو کووڈ میں ہم نے دیکھا کہ کمپنیز نے اپنے لوگوں کو لے آف کیا، کچھ کی سیلریز کٹس کیے، لیکن اب جب وہ دوبارہ سے نارمل پہ آ گئے ہیں، وہ اپنا منافع بھی کما رہے ہیں، تو وہ اس طرح سے ان کے ملازمین کی تنخواہیں سارے پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں بڑھی جس طرح سے مہنگائی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے گورنمنٹ کیا ایکشن کر سکتی ہے پرائیویٹ سیکٹر تاکہ ان کے جو لوگ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں ان کو مہنگائی کے اثرات سے کم تاکہ ان کی بھی تنخواہیں بڑھیں؟ تو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان اس طرح کی چیزیں، تو گورنمنٹ کے پاس کیا پلان ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ایک تو گورنمنٹ نے تو ایک منیمم ویجز مقرر کر دی ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر میں اتنا زیادہ انٹروین بھی نہیں کرنا چاہتے کہ یہ ایک ظاہر ہے کہ ہم ایک جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم کوئی کمیونسٹ سسٹم میں نہیں رہ رہے ہیں اور جو بھی بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ہے وہ کریٹ کرنی ہے. لیکن جس طرح سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر نے جس شعبے میں بہت پیسے جو ہیں وہ کمائے ہیں وہاں پہ ان کو چاہیے کہ اپنی تنخواہوں میں اضافہ کریں. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو کووڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو فار ایگزامپل جو ہمارا میڈیا کا ایک کرنچ آیا تھا، میڈیا واپس اس وقت ہائیسٹ پروفٹس کے اوپر ہے. سو میڈیا کو چاہیے اپنے ورکرز کی تنخواہوں میں جہاں پہ نہیں اضافہ، بہت ساری کمپنیوں نے تو کر بھی دیا لیکن جہاں پہ نہیں ہوا، میڈیا مالکان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ ضرور اپنے ورکرز کی تنخواہوں میں اضافہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہاسپٹلز جو ہیں انہوں نے ریکارڈ پروفٹ کمائے ہیں، اب ہاسپٹلز کو چاہیے اپنے لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ کریں. ٹیکسٹائل سیکٹر نے ریکارڈ پروفٹس کمائے ہیں، وہ اپنے لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ کریں. حکومت نے 10% اور 20% اپنے لوگوں کی تنخواہوں میں پہلے ہی اضافہ کیا ہے. سو یہ بہت ضروری ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی اس مشکل وقت میں اپنا کردار ادا کرے اور لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے. کہ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہوا، اس کے بعد آپ نے بتایا کہ اتحادیوں کا اجلاس بھی ہوا، میٹنگ بھی پرائم منسٹر سے. تو یہ پچھلے ایک ہفتہ 10 دن میں جو جی ٹی روڈ کی صورتحال تھی
वहाँ पे जो एक एग्रीमेंट हुआ जीटी रोड को बहाल कराने का, तो उसके हवाले से भी कोई इत्मीनान में दिया गया काबीना को भी और इत्तेहादी जमातों को? देखिए, इसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है वो बात की है, लेकिन अभी तक काबीना को जो एग्रीमेंट है उसके मुतालिक कोई डिटेल्स जो हैं वो आज नहीं हुई, और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वही उसके ऊपर जो है वो बात करने के मजाज। चौधरी साहब, आपने जो कैबिनेट का ही फैसला सुनाया था हमें पिछला ब्रीफिंग में कि रियासत की अमलदारी पर कोई समझौता नहीं होगा और ना हम किसी से ब्लैकमेल होंगे, लेकिन हमने देखा कि वो पुलिस एहलकार जिनके मतलब जो शहीद हुए इस सारे एहतजाज में, और उनके बच्चे जो हैं उनके आपने मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स भी देखे, आपने खुद भी शेयर किया, तो क्या आप नहीं समझते कि जो सिचुएशन जिस सूरत हाल में वाइंड अप हुआ है उसमें रियासत की अमलदारी भी मुतासर हुई है और हुकूमत ब्लैकमेल भी हुई है, और मुआहदा आप कह रहे हैं कि अभी तक काबीना में नहीं आया, तो फिर ये मुआहदा किसने कराया और किसके कहने पर हुआ और ये खुफिया क्यों है? शाह महमूद कुरैशी साहब बताएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा फवाद साहब, ये बताइएगा कि एजाज चौधरी साहब जो है तहरीक इंसाफ के, वो कह रहे हैं कि आगे सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है, जिसको आप जो मिलिटेंट विंग कहते थे या ग्रुप का है जिसको, तो जब साद रिजवी रिहा होकर आएंगे तो मैं उनसे मिलने भी जाऊंगा। तो सर ये क्या पॉलिसी है हुकूमत की या तहरीक इंसाफ की कि एक तरफ आप उनसे सीट एडजस्टमेट करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसका कदम कहते हैं या मिलिटेंट कहते हैं? इस किस्म की कोई डिस्कशन तहरीक इंसाफ में नहीं हुई। फवाद चौधरी साहब, नेब ऑर्डिनेंस जो जारी किया गया है उसके हवाले से क्या कहेंगे? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खलील अब्बासी, मरियम नवाज और जो कुछ और भी बंदे हैं, उनके बारे में कहा है कि उनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। एक तो इनके हवाले से क्या कहेंगे, और दूसरा ये है कि चेयरमैन नेब के इख्तियारात में भी कमी की गई है। देखिए, जो नैब ऑर्डिनेंस में ये जो अभी ऑर्डिनेंस आया है, मैं इसमें एक अखबार ने आज थोड़ी सारी जो लीड लगाई है, मुझे लगता है कि उन्होंने अपने बेहतर असूली तौर के ऊपर अखबारों को भी ये चाहिए और एडिटर्स को भी चाहिए कि कोई कानूनी नुक्ता हो तो पूरी दुनिया में जो मीडिया है वो अपने उनके लीगल विंग होते हैं उनसे मशवरा करता है, ताकि जब वो हेडलाइन लगाएं तो वो कानूनी तौर के ऊपर दुरुस्त हो। तो पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इख्तियार सदर साहब को दिया गया है कि वो हटा सकेंगे चेयरमैन नैब को, वो वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस के मातहत नहीं है। जो इख्तियारात आइन में प्रेसिडेंट के हैं वो प्रेसिडेंट के इख्तियारात हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात नहीं हैं। सो जब वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट इन हिज डिस्क्रिशन जो काम करना है वो प्रेसिडेंट का इख्तियार है, तो अभी हो ये रहा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब हम पिछले जो चेयरमैन साहब थे उनके ख़िलाफ़ जब लेके गए केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूँकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनेशन नहीं है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसके ऊपर नोटिस नहीं ले सकती। लिहाजा उन रिमार्क्स के मद्देनज़र हमने ये इख्तियार अब किसी को तो देना है ना कि वो कौन हटा सके, लिहाजा हमने वो प्रेसिडेंट साहब को दे दिया। और प्रेसिडेंट का ये इख्तियार जो है वो जुडिशल इख्तियार है जो उनकी अपनी डिस्क्रिशन का, यानी वो ख़ुद उसको जो है वो इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए वज़ीर-ए-आज़म की उनको ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो देखिए, जो नायब के इख्तियारात में कमी का मामला है या जो उनको महदूद किया गया है, उसकी एक तो मुतालबा मीडिया का था सबसे पहले, उसके बाद सारी पार्लियामेंट का था कि इन इख्तियारात को एक फ्रेमवर्क में लाने की ज़रूरत है। तो हम उसको एक फ्रेमवर्क में लेके आए हैं, और जो भी इस वक्त भी अगर अपोजिशन को मैं दावत देना चाहता हूँ कि वो नैब के कवानीन में तरामीम को देखे, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में तरामीम को देखे और हमारे साथ बैठे। जो भी तरामीम उनके जहन में है कि करनी चाहिए हम वो भी कर लेते हैं। और जहाँ तक ये चेयरमैन नैब का जो मामला है उनका, या जो नैब का ओवरऑल है, इसको हमने किया, प्राइम मिनिस्टर साहब का शुरू से ये था कि वो बड़े केसेस के ऊपर नैब जो है वो ध्यान रखे। हर केस में जब नैब चला जाएगा तो उसकी कारकर्दगी मुतासर हो। फवाद साहब, शहबाज शरीफ जनूबी पंजाब के दौरे पर हैं, तासुर दे रहे हैं कि 3 साल में वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। पीडीएम भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है, मौलाना फजल रहमान भी उस पर कमेंट करते। डेरा गाजी खान में जो उनका जलसा हुआ है शहबाज शरीफ साहब को, तो मेरा तो ख्याल था उसी रात को वापस आ जाएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आए हैं। और जो भी उनको वहाँ पे रिस्पांस मिल रहा है, देखिए शहबाज शरीफ साहब तो कोई अवाम के आदमी नहीं है, वो तो साजिश के आदमी है। तो
देख वो अवामी मुहिम पे पता नहीं क्यों निकल गए हैं, तो मेरा ख्याल है जल्दी वापस आ जाए। आखिरी सवाल उमर जट साहब। सर गवर्नमेंट जॉइंट सेशन बुलाने जा रही जी। है और डिफरेंट बिल्स हैं जो गवर्नमेंट वहाँ पर ले करेगी, अप्रूव करेगी। सर उसमें ईवीएम का भी है, इंतखाबी इस्लाहात का भी है। सर अब गवर्नमेंट तो इनको अप्रूव कराएगी और आप भी जानते हैं, सबको मालूम है कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को इन बिलों पर और इन इस्लाहात पर कुछ एतराज़ात हैं, वो चलते आ रहे हैं। तो अगर जॉइंट सेशन में अप्रूव हो जाते हैं तो उसके बाद सर आपको लगता है कि बाकी स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इनको अदालतों में चैलेंज नहीं करेंगे? नहीं देखिए, मैं तो अभी आपके सामने मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप आए हमारे साथ बैठ जाएं, आप अपनी तरमीम दे दें। देखिए ना, या तो आप कहें कि नहीं पाकिस्तान में इलेक्शन का सिस्टम ज़बरदस्त है, इसमें किसी तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। जब हम सब लोग इसके ऊपर कहते हैं नहीं तब्दीली की ज़रूरत है और हमने अपनी तब्दीली का पैकेज दे दिया है, तो आप आए और कहें कि ये नहीं सही और ये सही है, तो आप आके बैठेंगे और उसके मुताबिक करेंगे। सो ये जो अभी लॉ पास कराना है वो इसलिए ज़रूरी है कि ताकि कल ये ना कहें कि अब तो टाइम ही नहीं रह गया। हम लॉ पास करवा लेंगे, इसके बाद भी हम अपोजिशन के साथ अपनी बातचीत और गुफ्तगू जो है वो जारी रखेंगे। सॉरी नहीं, इलेक्शन कमीशन को भी हमने लिखा है, इलेक्शन कमीशन पूरा तो हो जाए। वफाकी वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि काबीना इजलास में इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बातचीत की गई है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इत्तेहादी जमातों को इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक़ एतमाद में लिया है। और मज़ीद उनका ये कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान कल कौम से खिताब करेंगे। इसी के साथ ही पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फ़िलहाल इतना ही। सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB बैंक फॉर लाइफ। क्या इतने बहुत मुफीद तज्जिए की मौजूदगी में एक नए तज्जिए की प्रोग्राम की ज़रूरत है? शायद बिल्कुल है। क्या नई हकीकतें पहले से मौजूद राय और यकीन को तब्दील कर सकती हैं? शायद मुकालमा होगा, गुफ्तगू होगी, शोर नहीं, हंगामा नहीं, ब्लेम गेम नहीं, बातचीत जिम्मेदारी के साथ। देखिए जावेद जब्बार और हुमा बकाई के साथ मुकालमा हर हफ्ता और इतवार रात 10:05 सिर्फ PTV न्यूज़ पर। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल प्रोग्राम रिजवान अली अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। मेरे साथ मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर ज़ीशान क़य्यूम, सैयद मोहम्मद अवैस टेस्ट क्रिकेटर, साबिक क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं, और फलकनाज हमारे साथ मौजूद हैं साइन इंटरप्रेटर। और आपको बताते चलें कि आज की जो पेशरफ्त हुई है ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान और नामीबिया की टीम आमने सामने अबू धाबी में। पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है और इससे कबल जो 30वां मैच हुआ है उसका नतीजा क्या है, इस पर बात करेंगे। ज़ीशान क़य्यूम, टॉस जीतने का फैसला ठीक है और बैटिंग करने का? जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो एक प्लानिंग है, जो सोच है, वो यही है कि अगर हम बाद में बैटिंग करेंगे तो फिर हमें टारगेट थोड़ा कम मिलेगा, तो हमारे प्लेयर्स को उस तरह से प्रैक्टिस नहीं मिलेगी। शायद इसी वजह से उन्होंने सेम टीम खिलाने का ऐलान किया है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया ताकि आज ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जा सके। पूरे 20 ओवर्स खेल कर, अभी तक पाकिस्तान ने 20 ओवर्स पूरे नहीं खेले, तो 20 ओवर पूरे खेल कर जो है वो अगर विकटें नहीं गिरती तो एक अच्छी मैच प्रैक्टिस हो पाकिस्तान के लिए, और उसके बाद जल्द से जल्द हम नामीबिया को आउट करने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद अवैस सही कह रहे हैं? देखिए, आपको पता है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान टॉप ऑफ द टेबल भी है, 3 मैचेस कंसेक्यूटिवली जीत रही है, तो चौथा जो मैच है उसके अंदर, क्योंकि अच्छी बात है, मैं कहूँगा कि आपने कभी कभी जो है ना जो आप करते हुए आए हैं उसके अगेंस्ट जाके तो आप कुछ और अप्रोच करते हैं, कि जैसे पाकिस्तान ने आज अपना बैटिंग की कोशिश यहाँ पर की, और मुझे भी जो माइंड सेट यही लग रहा है कि
फ्री फ्लो आज खेलेंगे, क्योंकि जो उन्होंने गलतियां पिछले मैच में, जो जैसे हफीज़ भाई की हम बात कर रहे हैं कि वो ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं, तो आज हफीज़ भाई को भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस दिया गया होगा कि आप अपनी जाके नेचुरल जो गेम है वो खेलें, नमीबिया के खिलाफ एक अच्छा टोटल यहाँ पर खड़ा करें। क्योंकि आप पिछले मैच में देखें तो कुछ थोड़ी बहुत आपको अबू धाबी की जो विकेट है वो बैटिंग करना आसान नहीं होता, वहाँ पर बॉल थोड़ा बहुत ब्रेक भी करता है, बॉल नीचे रहता है। लेकिन वैसे हिस्ट्री तो हमारी थोड़ी सी ज़रा शेकी हो जाती है। आयरलैंड के खिलाफ हमने पहले बैटिंग की थी, फिर उसके बाद 99 में हमने बांग्लादेश के खिलाफ पहले बैटिंग की थी, तो नमीबिया के खिलाफ क्रंच मैच है। मेरा ख्याल है जो अप्रोच, पर्सनल एक ओपिनियन है कि अप्रोच ये है कि खुदा ना खास्ता में नेक्स्ट मैच में स्कॉटलैंड के खिलाफ या फिर सेमीफाइनल स्टेज पर जाकर अगर हम टॉस हार जाते हैं, हमें पहले बैटिंग करना पड़ जाती है, तब उस स्ट्रेंथ को भी चेक किया जा रहा होगा आज। देखिए वही बात मैंने आपको बताया ना कि एक्सपेरिमेंट्स आप करते हो छोटी टीम्स के खिलाफ। आपको पता है कि यहाँ तक बातें चल रही थी कि शायद टीम में तब्दीली भी की जाए, लेकिन आपको पता है कि वही विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू किया, तो समझ में आ रहा है कि वो जेलअप यूनिट वो तोड़ना नहीं चाह रहे पाकिस्तान। लेकिन एक चीज़ बताऊं कि आपने जैसे बात की कि थोड़ा बहुत हमारा, आपको पता है पास्ट कभी कभी जो हल्की टीम होती है उसके आगे भी हम स्ट्रगल करते हैं, लेकिन ये डिफरेंट एक टीम है पाकिस्तान की। आपको याद हो कि थोड़े बहुत अरसे पहले आप चले जाएं तो हम शायद डिस्कस करते थे कि हम 3 मैचेस हार चुके हैं, 2 जीते हैं, तो पॉइंट्स टेबल पे हमने कैसे अब आना है कि जो दूसरी टीमें देख रही हैं, और ज़्यादातर जितने कमेंटेटर्स हो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ किसने टीम ने खेलना है, कि अब पाकिस्तान की टीम बिल्कुल डिफरेंट चेंज हो चुकी है। जो मोमेंटम कैरी ऑन बाबर आजम एंड कंपनी कर रही है, अल्लाह करे कि वो सेमीफाइनल तक भी करे, और सेमीफाइनल जिससे भी पढ़ना है इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान फेवरेट ज़रूर है, लेकिन जो गलतियां हमने की हैं अपना मैं कहूँ इस मैच बिल्कुल सही। और अभी जरा कल के मैच में बात करेंगे, क्योंकि कल इंग्लैंड ने बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल की, और इंग्लैंड जिस कलर में दिखाई दे रहा है, कभी वो ब्लू में दिखाई देते कभी रेड में, लेकिन वो कलर्स बहुत तेज लग रहे हैं इस वक्त बाकी टीम्स को भी। F9 पाक लिए चलते हैं, हमारे साथ मौजूद है वहाँ पर सदफ अली खान, मुजीबुल हक और अनीता अजीज़, सहरिश खान क्रिकेट एक्सपर्ट भी आपके साथ मौजूद हैं। सदफ अली खान बताइएगा आज क्या इंतजाम किए गए हैं पाकिस्तान वर्सेस नमीबिया, और आज तो पाकिस्तान पहले बैटिंग भी कर रहा है। जी रिजवान, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ F9 पार्क में, जहाँ PTV और सीडीए के इश्तराक से यहाँ पर खुसूसी तौर पर आज के इस मैच की स्क्रीनिंग का एहतमाम किया जा रहा है। तो इस वक्त जो है वो मेरे साथ यहाँ पर अनीता अजीज़ भी मौजूद हैं, और इसके साथ साथ मेरे साथ मुजीबुल हक मौजूद हैं, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लोग बहुत बड़ी तादाद में जो है वो आना शुरू हो गए हैं, और इस वक्त जो है वो लोग अपनी नशस्तों पर बराजमान होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर सोफ़ास का एहतमाम किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर फूड स्टॉल्स हैं। आने वालों को मैं बताती चलूँ कि यहाँ पर चाय का भी खुसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है, और यहाँ पर नाज़रीन खूब अच्छे तरीके से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं मैच की स्क्रीनिंग से, और साथ ही साथ जो है वो खाने भी खा सकते हैं और चाय से भी उसी वक्त बैक वक्त लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अनीता अजीज़ मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे मैं जान लेती हूँ आज के इंतज़ामात के हवाले से वो कैसा महसूस करिए। अनीता बताइएगा कि आज के इंतज़ामात के हवाले से आप कैसा फील कर रही हैं? जी, आज जैसे कि अभी आपने बताया कि बहुत अच्छा एहतमाम किया गया है और बिग स्क्रीन लगाई गई है, जैसे पिछले मैचेस पे हुई थी। अभी तक ये है कि लोग, अभी मैच शुरू नहीं हुआ और लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे है। हमारे पास साथ अभी काफ़ी फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, और बहुत सारे जो शायकीन हैं क्रिकेट के, वो बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और अभी पाकिस्तान चूँकि बैटिंग के लिए उसने फ़ैसला किया है, तो उम्मीद है कि अच्छा खेलेंगे और बहुत आज जीत जाएंगे। सही। हमारे साथ मुजीब भी मौजूद है, उनसे मैं जान लेती हूँ कि वो आज के इंतज़ामात के हवाले से कैसा महसूस करें। मुझे बताइएगा इंतज़ामात के हवाले से। बिल्कुल, जैसे गुज़श्ता मैचेस में किया गया था कि अच्छे इंतज़ामात हैं। सीडी और पाकिस्तान टेलीविज़न के इश्तराक से ये यहाँ पे इवेंट मुनक़्क़द किया जा रहा है। ये एक अच्छा मौका है। जैसा कि सबको पता है कि गुज़श्ता 1.5-2 साल के दौरान कोविड की वजह से लोग घरों में कैद हो गए थे, और इस तरह की तफरीह का मौका फ़राहम करना एक मस्बत कदम है, और लोग इससे लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे। यहाँ पे जैसा आप लोगों ने कहा कि यहाँ पे फैमिलीज़ के लिए अलग एनक्लोजर रखा गया है। इसके अलावा इंडिविजुअल्स अपने दोस्तों के साथ आके यहाँ पे मैच देख सकते हैं। अच्छे इंतजामात हैं। मैं लोगों से यही कहूँगा कि वो आके यहाँ पे मैच से लुत्फ़अंदोज़ हों। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ F9 पार्क में रिजवान, जैसे कि मैंने आपको बताया। मुजीबुल हक, अनीता अजीज़, आप F9 पार्क में मौजूद हैं, और वहाँ पर इंतजामात के हवाले से पाकिस्तान टेलीविज़न और सीडीए के ताउन से मुश्तरक इश्तराक से इंतजामात किए गए हैं शहर इक़्तिदार के वासियों के लिए कि वो मैच बड़ी स्क्रीन पर देख सकें, F9 पार्क में खुली फ़िज़ा में ये मैच देख सकें। अच्छा ज़ीशान, बात करेंगे इस टूर्नामेंट के। अभी तक 30 मैचेस हो चुके हैं। अब से कुछ देर पहले मैच हुआ, 85 रन का टारगेट मिला साउथ अफ्रीका को। बांग्लादेश की परफॉर्मेंस देख लें, वेस्ट इंडीज़ की परफॉर्मेंस, श्रीलंका की परफॉर्मेंस, इस ग्रुप में से, हमारे ग्रुप में से स्कॉटलैंड की परफॉर्मेंस, नमीबिया की, या फिर इंडिया की भी परफॉर्मेंस। इतना बड़ा स्टेज वर्ल्ड कप का और इस तरह की परफॉर्मेंसेस, क्या रीज़न है? देखिए, पहले तो हम शोर मचाते थे कि आईसीसी जो है वो वर्ल्ड कप जितने भी आईसीसी के इवेंट्स हैं उनमें टीमों की तादाद नहीं बढ़ाता। आईसीसी किस तरह बढ़ाया? अगर आपके टेस्ट प्लेइंग नेशंस की ऐसी कारकर्दगी है, आप देख लें कि बांग्लादेश की कारकर्दगी देख लें, वेस्ट इंडीज़ की देख लें, श्रीलंका की देख लें, इंडिया की देख लें आप कारकर्दगी,
इनकी कोई कारकर्दगी इस टूर्नामेंट में है ही नहीं। जब आपकी टेस्ट प्लेइंग नेशंस ही अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी तो आप एसोसिएट टीमों को किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं? पहले जो ऑलरेडी खेल रही हैं इनकी परफॉर्मेंस तो हो, एक कम्पेटिटिव क्रिकेट हो, पता चले कि भाई 10 टीमें जो हैं ये आपस में मुकाबला करते हुए बड़ी टीमें हैं, तो ताकि नई टीमों को फिर आने का मौका दिया जाए। मेरे ख्याल में जो पहले से टीमें मौजूद हैं इनको अपनी कारकर्दगी बेहतर बनानी होगी, उसके बाद ही हमें सोचना पड़ेगा कि हम एसोसिएट समझते हैं कि जो लीग्स हो रही हैं, प्राइवेट लीग्स हो रही हैं, हर बोर्ड अपनी करवा रहा है, उनका भी अमल दखल इसमें शामिल है। हमें तो ये बयान भी सुनने को मिलता है कि हमारी लीग सबसे बड़ी है, इस वजह से हम किसी वर्ल्ड कप को नहीं मानते, तो आईसीसी को इसका नोटिस भी लेना चाहिए। देखें, वो तो आपको पता है इधर से बयान आया क्योंकि उन लोगों ने कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन तो अपनी निकालनी थी जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही है टीम की। आपको याद हो जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा था उससे पहले ही सबकी थी कि जी इंडिया की टीम बड़ा अच्छा खेल रही है, क्योंकि आईपीएल वहाँ पर 1.5 महीने से खेलते रहे, उनके लड़के ज़्यादा मैं कहूँगा इन फॉर्म है, लेकिन सारा का सारा वो ओपन होकर रह गया है। और बहुत से लोग, ये बात आपकी ठीक है कि खाली उनकी भी आपको पता आवाम कह रही है कि इस लीग को बैन किया जाए क्योंकि आईपीएल तक ही रह चुके हैं, नेशनल क्रिकेट भूल चुके हैं लड़के उनके। पाकिस्तान ने उनको आउट क्लास किया, न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से उनके खिलाफ खेला, लेकिन वही उनका नजर आया कि वो ऑफ कलर हैं सारे। जब आप ऑफ कलर भी है और अंडर प्रेशर भी है। इस वक्त हमारे नाज़रीन देख सकते हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर अबूधाबी में पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया जा रहा है। मैच से कबल दोनों टीम्स के नेशनल एंथम्स प्ले किया गया ग्राउंड में। और आखिरी सवाल हमारा दोनों एक्सपर्ट से, दिशान और सैयद मोहम्मद अवैस, तो पहले बताना चाहे पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है इस टूर्नामेंट में, पहले दफ़ा अपना होम ग्राउंड ही है, तकरीबन कितने रन बनाएंगे, क्या स्कोर होगा पाकिस्तान? देखिए, जिस तरह से कल जोस बटलर ने इस वर्ल्ड कप का एक बैरियर तोड़ा और पहली सेंचुरी बनाई, मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान को भी एक बैरियर तोड़ना चाहिए, एटलीस्ट 200 को टच करना चाहिए। लेकिन जिस तरह की अबूधाबी की विकेट है और हमने पहला मैच भी अभी देखा, तो मेरे ख्याल में एटलीस्ट 170 को पाकिस्तान जरूर टच करना चाहिए। देखिए, टफ टोटल होगा, जैसे शान मैंने कहा ना कि कहना आसान होता है आप नमीबिया के खिलाफ कह रहे हो, लेकिन विकेट जो उनसी बड़ा मैटर करती है। अगर स्लो विकेट है तो थोड़ा बहुत आपको स्कोर करते हुए मुश्किलात होती हैं, लेकिन जो मेरी पर्सनल है वो ये कि जब आप फ्री माइंड से खेलोगे तो टारगेट जो सा कम से कम आप 200 सवा 200 तक आपका होना चाहिए। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिशान का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साइन इंटरप्रेटर फलकनाज आपका भी बहुत शुक्रिया। ट्रांसमिशन का वक्त यहाँ पर मुकम्मल हुआ। इस प्रोग्राम से अपने मेज़बान रिजवान अली अहमद को इजाज़त दीजिए। मज़ीद बाखबर रहने के लिए PTV न्यूज़ के साथ रहिए।